आप सभी का स्वागत है इंग्लिश वोकैबुलरी के लेसन नंबर 5 की इस वीडियो में, जहां पर हम ई से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखेंगे। गाइज, इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने ए, बी, सी और डी से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखा था। आज ई से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने है ENORMOUS, एनॉमस, जिसका मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, विशाल काय। एग्जाम्पल लेते हैं। आज के समय में एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना एक बहुत ही बड़ी बात है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, पहले खुद बनाने का प्रयास करिए, फिर देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। आज के समय में, इन टुडेज टाइम, एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए, फॉर एन एवरेज इंडियन फैमिली, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना, टू सेंड मतलब भेजना, देयर किड्स, अपने बच्चों को, अब्रॉड, विदेश, फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए, एक बहुत ही बड़ी बात है, इज एन एनॉर्मस थिंग। तो आपने देखा कि पूरा सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग बना। इन टुडेज टाइम, फॉर एन एवरेज इंडियन फैमिली टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड फॉर स्टडीज इज एन एनॉर्मस थिंग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया उनका पुतला बहुत ही विशाल है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में इसकी गिनती की जाती है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? पुतले के बारे में बात हो रही है कि पुतला बहुत ही विशाल है। द स्टैचू, पुतला, मेड इन द मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बनाया हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, इज एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब बहुत ही विशाल, और एंड, विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में इसकी गिनती की जाती है। इसे हम कैसे बोलेंगे? इट इज रेटेड अमंग द टॉलेस्ट स्टैच्यूज इन द वर्ल्ड। इट इज रेटेड यानी इसे रेट किया जाता है, यानी इसको माना जाता है, इसकी गिनती की जाती है। अमंग द टॉलेस्ट स्टैच्यूज, सबसे ऊंची मूर्तियों में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो ये पूरा सेंटेंस बना, द स्टैचू मेड इन द मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज एनॉर्मस एंड इट इज रेटेड अमंग द टॉलेस्ट स्टैच्यूज इन द वर्ल्ड। उम्मीद है आप समझ पाए कि इनॉर्मस का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, एनफ, ENOUGH। लगभग हर कोई जानता है एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी, सफिशिएंट या एडुकेट भी कहते हैं इसे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। पर्याप्त पैसा यानी कि एनफ मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। अब यहां पर आ गया था, तो ये पास्ट में हो गया। उसके पास नहीं था, ही डिडंट हैव। क्या नहीं था? पर्याप्त भोजन, एनफ अमाउंट ऑफ फूड। यहां पर आप एनफ की जगह पर सफिशिएंट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड भी कह सकते हैं। सबको खिलाने के लिए, टू फीड ऑल। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, he didn't have enough amount of food to feed all. ENDURE, endure। endure का मतलब होता है भोगना या सहन करना, सफर करना, किसी चीज को बेयर करना। कई 100 सालों से महिलाएं प्रताड़ना सहती आ रही हैं, लेकिन आज की नारी इतनी शक्तिशाली है कि वो हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है। कई 100 सालों से, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, महिलाएं प्रताड़ना सहती आ रही हैं। द विमेन हैव बीन एंड्योरिंग एक्सप्लॉयटेशन। यहां पर एक्सप्लॉयटेशन की जगह पे आप टॉर्चर भी कह सकते हैं प्रताड़ना वर्ड के लिए। और यहां पर मैंने हैव बीन का यूज क्यों किया? क्योंकि कई 100 सालों से कह दिया ना, तो समय के साथ से का जिक्र हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बन गया। लेकिन बट आज की नारी, टुडेज वुमन, इतनी शक्तिशाली है कि इज सो पावरफुल दैट, सो के साथ दैट का देखिए कॉम्बिनेशन बनता है, वो हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है, यानी कि अब वो कंप्लीट कंट्रोल ले रही है कई फील्ड्स में। शी इज रूलिंग द रूस्ट इन ऑल फील्ड्स। रूल द रूस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है बी इन अ कंप्लीट कंट्रोल। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, युद्ध के दौरान सैनिकों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। सैनिकों को सहना पड़ा। द सोल्जर्स हैड टू एंड्योर
बहुत, a lot, युद्ध के दौरान during the war. The soldiers had to endure a lot during the war. अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो या आपके साथ नाइंसाफी हो रही हो तो उसे सहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो, इफ अ पर्सन इज डूइंग रॉन्ग विद यू, या आपके साथ नाइंसाफी हो रही हो यानी इनजस्टिस हो रहा हो और इनजस्टिस इज बीइंग डन, तो देन उसे सहने के बजाय इंस्टेड ऑफ एंड्योरिंग इट उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अ वॉइस शुड बी रेज्ड अगेंस्ट इट। नेक्स्ट वर्ड ENDANGER, इंडेंजर, जिसका मतलब होता है खतरे में डालना, किसी को रिस्क में डाल देना। आप अपनी एक योजना के लिए हजारों लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। आप खतरे में नहीं डाल सकते यानी कि यू कांट इंडेंजर हजारों लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अपनी एक योजना के लिए, फॉर योर वन प्लान। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, यू कांट इंडेंजर थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर योर वन प्लान। ऐसा करने से आपको खतरा हो सकता है यानी कि इससे इंडेंजर हो सकता है आपको। डूइंग दिस मे इंडेंजर यू। EMBRACE, इम्ब्रेस, जिसका मतलब होता है गले लगाना या अपनाना। गले लगाना को हम हग भी कहते हैं और अपनाना किसी चीज को एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इस वर्ड के? इस छोटे लड़के ने अपने कुत्ते को गले से लगा लिया। इस छोटे बच्चे ने या लड़के ने अपने कुत्ते को गले से लगा लिया। दिस लिटिल बॉय embraced his dog। यहां पर embraced की जगह पे hug भी कह सकते हैं। This little boy hugged his dog। परिवर्तन को अपनाना बुद्धिमानी होगी। बुद्धिमानी होगी, it will be wise। क्या करना? अपनाना, to embrace, किसे? परिवर्तन को, the change। It will be wise to embrace the change। Next word emotion, EMOTION, इमोशन, जिसका मतलब है भावना, फीलिंग, सेंटिमेंट। सीता अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। सीता नियंत्रित नहीं कर सकी, सीता कुड नॉट कंट्रोल अपनी भावनाओं को, हर इमोशंस। प्यार और नफरत एक दूसरे की विपरीत भावनाएं हैं यानी एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट हैं ये। प्यार और नफरत, लव एंड हेट, भावनाएं हैं, आर इमोशंस। कैसी भावनाएं? एक दूसरे की विपरीत, ऑपोजिट ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड एनकाउंटर, ENCOUNTER, एनकाउंटर, जिसका मतलब है भिड़ंत होना या मुठभेड़ होना, क्लैश होना। पुलिस के साथ उस मुठभेड़ ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। किसने डराया था? उस मुठभेड़ ने। दैट एनकाउंटर विद पुलिस, डरा दिया था, हैड फ्राइटन्ड उसे, हिम, बुरी तरह से, बैडली। दैट एनकाउंटर विद पुलिस हैड फ्राइटन्ड हिम बैडली। भारतीय टीम ने 1965 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मुकाबला किया था यानी कि इंडियन टीम का पहला एनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था 1965 में। इंडियन टीम हैड द फर्स्ट एनकाउंटर विद ऑस्ट्रेलिया इन 1965। EMBARRASS, एम्बैरेस। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना किसी को। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, यानी कि आप मुझे एम्बैरेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्यों के लिए वाई आर यू ट्राइंग, आप कोशिश क्यों कर रहे हैं मुझे शर्मिंदा करने की, टू एम्बैरेस मी। रोहन ने मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया यानी कि मुझे एम्बैरेस कर दिया। कोई मेरी ऐसी बात बता दी जो मैं नहीं चाहता था उन्हें बताना, तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो गई। रोहन एम्बैरेस्ड मी, रोहन ने मुझे शर्मिंदा कर दिया इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के सामने। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एमिग्रेंट, EMIGRANT, इसका मतलब होता है प्रवासी, दूसरे देश से आए हुए, जो कि माइग्रेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जो वहां के नागरिक न होकर दूसरे देशों से आए हुए हैं और वहां अपना कारोबार या जॉब कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल अमेरिका में, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो वहां के नागरिक न होकर दूसरे देशों से आए हुए हैं
यानी कि जो वहां के नागरिक नहीं है, हु आर नॉट नेटिव सिटीजन्स, बल्कि कहां से आए हुए हैं, दूसरे देशों से। तो बल्कि के सेंस में बट का यूज कर सकते हैं, बट एमिग्रेंट्स। तो ये देखिए छोटा सा सेंटेंस, और इस पूरे लंबे से सेंटेंस को वहां के नागरिक न होकर दूसरे देशों से आए हुए हैं, तो यहां पर आने के लिए कम का यूज ही नहीं हुआ, फिर भी सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर है। और एंड वहां अपना कारोबार या जॉब कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस और जॉब्स देयर। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके नागरिकों को युद्ध के कारण अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में जाकर शरण लेनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सकें। बहुत से देश ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, जिनके नागरिकों को अपने ही देश को छोड़ना पड़ता है, whose citizens have to leave their own country युद्ध के कारण, ड्यू टू वॉर्स, और जाना पड़ता है दूसरे देशों में एमिग्रेंट की तरह, एंड गो टू अदर कंट्रीज एज एमिग्रेंट्स। और क्या करना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है, एंड टेक शेल्टर, ताकि वो जिंदा रह सकें, सो दैट दे कैन सर्वाइव। यहां पर कैन या कुड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई सेंस में फर्क नहीं आता। ELIMINATE एलिमिनेट, जिसका मतलब होता है मिटा देना या बाहर हो जाना, खत्म कर देना। इसे आप टू इरेडिकेट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लगातार प्रयास से एक दिन दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। लगातार प्रयास से एक दिन दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए। बनाने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो सेंटेंस बन रहा है उसका सेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए। इस सेंटेंस में गरीबी मिट जाएगी, कौन मिटाएगा, लगातार प्रयास मिटाएंगे। तो लगातार प्रयास, ये है मेरा सब्जेक्ट। कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। विल एलिमिनेट, किसे एलिमिनेट करेंगे, गरीबी को। गरीबी को हम कहते हैं पॉवर्टी। कहां से करेंगे, दुनिया से, फ्रॉम द वर्ल्ड। एक दिन, वन डे। तो ये पूरा सेंटेंस बना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स विल एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड वन डे। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने बनाया, किस तरह से यहां पर बनाया गया। दोनों तरीके सही हो सकते हैं, बस कुल मिलाकर सेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दिल्ली की टीम रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में ही बाहर हो गई थी। दिल्ली टीम वॉज एलिमिनेटेड, दिल्ली की टीम एलिमिनेट हो गई थी इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड एम्बार्क, EMBARK, एम्बार्क, जिसका मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, बिगिनिंग या स्टार्ट आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, इसलिए मैं उसके घर उसे बधाई देने मिठाई के डब्बे के साथ गया। वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, यानी एम्बार्क कर रहा है अपनी नई जर्नी को लाइफ में। ही इज एम्बार्किंग ऑन हिज न्यू जर्नी इन लाइफ। अच्छा, यहां पर ध्यान रहे, जिस भी चीज की शुरुआत कर रहा है, एम्बार्क के बाद पहले आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करेंगे और उसके बाद बताएंगे किस चीज की शुरुआत कर रहा है। इसलिए दैट्स वाई, मैं गया, आई वेंट, उसके घर, टू हिज हाउस, मिठाई के डब्बे के साथ, विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, उसे बधाई देने, टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विनोद ने कनाडा में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां उसका चयन हो गया है। उसने अब अपने करियर की शुरुआत कर दी है। विनोद ने कनाडा में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। विनोद हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब इन कनाडा, और वहां उसका चयन हो गया है, एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड देयर। उसने अब अपने करियर की शुरुआत कर दी है, यानी वो एम्बार्क कर चुका है अपने करियर को। ही हैज एम्बार्क्ड ऑन हिज करियर नाउ। यहाँ पर एम्बार्क की जगह पे आप स्टार्टेड भी कह सकते हो, ही हैज बिगन भी कह सकते हो, लेकिन एम्बार्क भी एक वर्ड है जिसका यही मतलब निकलता है। ELONGATE, इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है लंबा बनाना, किसी भी चीज को लंबा बना देना, टू मेक लॉन्ग। अपने भाषण को लंबा मत खींचो, अपने भाषण को यानी अपनी स्पीच को लंबा मत खींचो। डोंट इलोंगेट योर स्पीच। वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है, यानी कि लंबा बना देता है। ही इलोंगेट्स, वो लंबा बना देता है हिज टॉक्स, अपनी बातों को। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पे, इल्यूसिडेट, ELUCIDATE, एल्यूसिडेट, अच्छे से, स्पष्ट रूप से समझाना, टू एक्सप्लेन क्लियरली। एग्जाम्पल लेते हैं, जब प्रियंका से जज ने सवाल पूछा
तो उसे बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से पूरी घटना समझानी पड़ी। जब व्हेन प्रियंका से जज ने सवाल पूछा, द जज क्वेश्चनड प्रियंका, तो के लिए देन का यूज नहीं होगा क्योंकि पिछले क्लॉज में व्हेन का यूज हो रहा है। उसे पूरी घटना समझानी पड़ी। शी हैड टू एक्सप्लेन द एंटायर इंसिडेंट। बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से। इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं? क्लियरली, बस इतना बोल सकते हैं हम, शी हैड टू एक्सप्लेन द एंटायर इंसिडेंट क्लियरली। अब देखिए यहां पर प्रियंका ने एक्सप्लेन किया, क्लियरली एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन करना क्लियरली, इसके लिए हम इल्यूसिडेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन और क्लियरली को कट कर दिया और इल्यूसिडेट कह दिया। शी हैड टू इल्यूसिडेट द एंटायर इंसिडेंट। ये अपने आप में सफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि आधी अधूरी बात बताने से लोग उसका गलत मतलब समझ लेते हैं, इसलिए हमेशा पूरी बात साफ साफ समझानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स इट हैपन्स, कि दैट आधी अधूरी बात बताने से लोग उसका गलत मतलब समझ लेते हैं। यानी अगर आप किसी को आधी अधूरी बात बताओ तो वो उसको गलत इंटरप्रेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या हो सकता है? टेलिंग द थिंग्स नॉट कंप्लीटली, यानी चीजों को पूरा न बताना क्या कर देता है? आपको लोग गलत समझ सकते हैं, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, मेक्स पीपल मिस इंटरप्रेट यू। इसलिए दैट्स वाई हमेशा पूरी बात साफ साफ समझानी चाहिए। तो किसे समझानी चाहिए? ऑब्वियसली किसी को भी समझानी चाहिए। वन शुड ऑलवेज एक्सप्लेन थिंग्स इन एन इल्यूसिडेटेड मैनर। या फिर इस सेंटेंस को हमेशा पूरी बात साफ साफ समझानी चाहिए, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वन शुड ऑलवेज इल्यूसिडेट द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। ELEMENTARY, एलिमेंट्री, जिसका मतलब होता है मौलिक, प्राथमिक, प्रारंभिक। इंग्लिश में हम इसे बेसिक या प्राइमरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें किसी भी देश में उसकी प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही ज्ञान की सबसे पहली और जरूरी नींव होती है। बनाइए इस सेंटेंस को। आप कैसे बनाएंगे पहले खुद ट्राई करिए, फिर देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। किसी भी देश में, इन एनी कंट्री, हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमें फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस किस चीज पे? उसकी प्राथमिक शिक्षा पे, ऑन इट्स एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि बिकॉज वही ज्ञान की सबसे पहली और जरूरी नींव होती है। वही, जैसे मैंने आपको एक कंजंक्शंस के वीडियो में बताया था, वही तो होती है। वही तो के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया था आपने? दैट्स व्हाट। तो यहां पर वही होती है के लिए मैं दैट्स व्हाट इज, दैट्स व्हाट इज, वही होती है सबसे पहली और जरूरी नींव, द फर्स्ट एंड द वाइटल फाउंडेशन। किस चीज के लिए? ज्ञान के लिए, फॉर नॉलेज। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? इन एनी कंट्री वी शुड फोकस ऑन इट्स एलिमेंट्री एजुकेशन बिकॉज दैट्स व्हाट इज द फर्स्ट एंड द वाइटल फाउंडेशन फॉर नॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भारत को आजादी मिली तब हर चीज की शुरुआत एक प्रारंभिक रूप से की गई। जब भारत को आजादी मिली, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तब के लिए मैं देन का यूज नहीं करूंगा क्योंकि पिछले क्लॉज में व्हेन का यूज हो रहा है। हर चीज की शुरुआत की गई, एवरीथिंग वॉज स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक प्रारंभिक रूप से, यानी कि एलिमेंट्री फॉर्म में की गई, इन एन एलिमेंट्री फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। एग्जाम्पल देखिए, किशोर ने अपनी पढ़ाई मात्र 21 साल में पूरी कर ली थी, जिसके कारण कई परीक्षाओं में बैठने के लिए वो योग्य नहीं हुआ था। इस सेंटेंस को हमें बनाना है, किशोर ने पूरी कर ली थी, किशोर हैड कंप्लीटेड अपनी पढ़ाई, हिज स्टडीज, मात्र 21 साल में, एट द एज ऑफ ओनली 21 ईयर्स, जिसके कारण ड्यू टू विच की जगह पे बिकॉज ऑफ दैट भी कह सकते हैं, वो योग्य नहीं हुआ था, यानी वो एलिजिबल नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट एलिजिबल, किस चीज के लिए? बैठने के लिए, टू सिट। कहां पर? कई परीक्षाओं में, इन मैनी एग्जाम्स। नीरज की लंबाई भारतीय सेना में जाने के लिए थोड़ी सी कम रह गई,
जिसके कारण वो अयोग्य घोषित कर दिया गया। नीरज की लंबाई, नीरज's हाइट थोड़ी सी कम रह गई, फेल अ लिटिल शॉर्ट, भारतीय सेना में जाने के लिए, यानी भारतीय सेना में एंट्री करने के लिए थोड़ी सी कम रह गई। टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी, यहां पर हम गेट इनटू की जगह पे एंटर भी कह सकते हैं, टू एंटर द इंडियन आर्मी, जिसके कारण ड्यू टू विच वो अयोग्य घोषित कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ही वॉज डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इट। यहां पर हम इनएलिजिबल की जगह पे नॉट एलिजिबल भी कह सकते हैं, ही वॉज डिक्लेयर्ड नॉट एलिजिबल फॉर इट। ELEMENT एलिमेंट, जिसका मतलब होता है कण या चीजें, जैसे इंग्रेडिएंट। हमारा शरीर अनेक कणों से बना हुआ है, लेकिन सबसे जरूरी तत्व जो है वो है पानी, जिससे कि शरीर का लगभग 70% हिस्सा बना हुआ है। इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाया जा सकता है। हमारा शरीर अनेक कणों से बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, यानी कई चीजों से बना हुआ है। कणों से बना हुआ है यानी कई चीजों से बना हुआ है, तो उसके लिए एलिमेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन बट सबसे जरूरी तत्व जो है वो है पानी, यानी सबसे जरूरी तत्व पानी है। द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इज वाटर, जिससे कि शरीर का लगभग 70% यानी 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है, which makes about 70% of our body. नेक्स्ट एग्जाम्पल, भारत में क्रिकेट लोगों को इतना पसंद है कि लगता है उनके शरीर के हर एक कण में बस क्रिकेट ही बसा हुआ है। भारत में, इन इंडिया, क्रिकेट लोगों को इतना पसंद है, पीपल लव क्रिकेट सो मच कि दैट लगता है, इट सीम्स, उनके शरीर के हर एक कण में बस क्रिकेट ही बसा हुआ है। क्रिकेट इज एम्बेडेड इन एवरी एलिमेंट ऑफ देयर बॉडी। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, इन इंडिया पीपल लव क्रिकेट सो मच दैट इट सीम्स क्रिकेट इज एम्बेडेड इन एवरी एलिमेंट ऑफ देयर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, शानदार, जिसे आप ब्यूटीफुल, इंप्रेसिव कह सकते हैं। उसके बालों का स्टाइल अक्सर बहुत खूबसूरत होता है, यानी बहुत ही एलिगेंट होता है। हर हेयर स्टाइल इज ऑफन वेरी एलिगेंट। अक्सर के लिए मैंने कहा ऑफन। ऑफन को आप ऑफन या ऑफ्टन दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एलिगेंट का। आपकी व्याख्या बहुत बढ़िया है, यानी व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन। योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी एलिगेंट। ELDERLY, एल्डरली का मतलब होता है अधेड़, बूढ़ा या बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी काफी एज हो। हमें कोरोना जैसी महामारी के समय में अपने आसपास रह रहे बूढ़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, जैसे उनके लिए सब्जी फल ले आना या उनका कोई बाहर का काम कर देना। ड्यूरिंग द पेंडेमिक सच एज कोरोना, पेंडेमिक मतलब महामारी, महामारी के दौरान जैसे कि कोरोना ही है एग्जाम्पल के तौर पे, वी शुड हेल्प द एल्डरली पीपल अराउंड अस, हमें हेल्प करनी चाहिए बूढ़े बुजुर्ग लोगों की जो कि हमारे आसपास हैं, अराउंड अस। जैसे किस चीज में, लाइक गेटिंग ग्रोसरीज फॉर देम, या उनका कोई बाहर का काम कर देना, और डूइंग सम ऑफ देयर आउटडोर वर्क्स। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर घर में एक बुजुर्ग की जरूरत होती है क्योंकि वे घर में शांति और समृद्धि को कायम रखते हैं और हर किसी को सही सलाह देते हैं। हर घर में एक बुजुर्ग की जरूरत होती है, देयर इज नीड ऑफ एन एल्डरली इन एवरी हाउस, क्योंकि बिकॉज वे घर में शांति और समृद्धि को कायम रखते हैं। दे मेंटेन, वो मेंटेन रखते हैं पीस एंड हार्मनी इन द हाउस। पीस मतलब शांति, हार्मनी मतलब एकजुट रहना, एकजुटता को, इन द हाउस घर में, और हर किसी को सही सलाह देते हैं। एंड गिव राइट सजेशंस टू ऑल। नेक्स्ट वर्ड इलेक्ट, ELECT, इलेक्ट, जिसका मतलब होता है चुनना, यानी चूज करना या सिलेक्ट करना। इसी वर्ड से बना होता है इलेक्शन। इलेक्शन में आप किसी एक नेता को चुनते हैं, यानी कि उसे इलेक्ट करते हैं। हर 5 साल में आम चुनाव में देश की जनता को एक मौका मिलता है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करे। हर 5 साल में, इन एवरी 5 years, आम चुनाव में, यानी आम चुनाव के दौरान, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस,
देश की जनता को एक मौका मिलता है, द पीपल ऑफ द कंट्री गेट अ चांस, किस चीज का, उम्मीदवार के चुनाव करने का, टू इलेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, ऑफ देयर चॉइस मतलब अपने पसंद के। एक और एग्जांपल लेते हैं, चुनाव चाहे पंचायत का हो या राज्य का या देश का हो, हमें चुनना उसे ही चाहिए जो देश के लिए काम करने का मादा रखता हो। मादा रखता हो यानी जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो देश के लिए काम करने की। तो कैसे बनाए सेंटेंस को, चुनाव चाहे पंचायत का हो, चाहे, ये जो चाहे वर्ड आ गया, वेदर द इलेक्शंस आर एट द पंचायत लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, हमें चुनना उसे ही चाहिए जो देश के लिए काम करने का मादा रखता हो। वी शुड इलेक्ट ओनली दोज, हमें चुनना चाहिए केवल उन्हें, हु हैव द कैपेबिलिटी, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, टू वर्क फॉर द नेशन। EGO, ईगो, ईगो का मतलब होता है अहंकार या घमंड, लेकिन हमेशा ईगो एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मेरी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, यहां पर कहने का मतलब मेरा ये होगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ईगो, जिसका मतलब मैंने आपको बताया अहंकार या घमंड, ये नेगेटिव फॉर्म में है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार तुम्हारी प्रतिभा को मार डालेगा। बहुत ज्यादा अहंकार, टू मच ईगो, मार डालेगा, विल किल, तुम्हारी प्रतिभा को यानी तुम्हारे टैलेंट को, योर टैलेंट। टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रमोशन ने नेहा के घमंड को बढ़ा दिया है। द प्रमोशन हैज इंक्रीज्ड नेहाज ईगो। नेक्स्ट वर्ड ईगो से ही बना है, EGOIST, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईगो का मतलब अहंकार, ईगोइस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अहंकारी, जिसे हम एरोगेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, रंजय एक अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी परवाह करता है। रंजय एक अहंकारी व्यक्ति है, रंजय इज एन ईगोइस्ट पर्सन, जो केवल अपनी परवाह करता है, who only cares about himself। आपका अहंकारी व्यवहार आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। आपका अहंकारी व्यवहार, योर egoist behavior, यहां पर behavior एक नाउन है, उससे तुरंत पहले आने वाला वर्ड egoist एक एडजेक्टिव है। नुकसान पहुंचाएगा, will harm, किसे पहुंचाएगा, आपको पहुंचाएगा, you, लंबे समय में, in a long run। Your egoist behavior will harm you in a long run। और नेक्स्ट वर्ड भी ईगो से ही बना है, EGOTISM, ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी सोच जिसमें ईगो हो, जिसमें अहम हो, अहंकार हो, घमंड हो। कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल देखिए, शिवेंदु से कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि हर समय बस वो अपने बारे में बात करता है या अपनी तारीफ करते रहता है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि शिवेंदु किस चीज का एग्जाम्पल दे रहा है, वो ईगोटिज्म का एग्जाम्पल दे रहा है, क्योंकि वो हमेशा किस चीज के बारे में बात करता है, अपने बारे में, यानी उसका खुद का अहम, उसका खुद का घमंड दिखता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, शिवेंदु से कोई बात नहीं करना चाहता है, नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू शिवेंदु, क्योंकि, बिकॉज, हर समय, एवरी टाइम, बस वो अपने बारे में बात करता रहता है, यानी कि वो ईगोटिज्म दिखाता रहता है। ही शोज ईगोटिज्म, या अपनी तारीफ करता रहता है, और प्रेजेस हिमसेल्फ। तो ये पूरा सेंटेंस देखिए कितना इंटरेस्टिंग बना। नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू शिवेंदु बिकॉज एवरी टाइम ही शोज ईगोटिज्म और प्रेजेस हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल में अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं खेला जाता, नहीं तो टीम को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्रिकेट या फुटबॉल जैसे गेम में, इन गेम्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं खेला जाता, यानी कोई भी ईगोटिज्म के साथ नहीं खेलता है। नो वन प्लेज विद ईगोटिज्म, नहीं तो अदरवाइज टीम को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। द टीम हैज टू पे फॉर द लॉस हैवीली। तो सेंटेंस को बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, आप किसी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है जिस तरह से आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। EFFECTIVE, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब कारगर या प्रभावशाली। एग्जाम्पल, जब दुनिया की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तब ऊर्जा को पैदा करने के कई कारगर तरीके सोचे जा रहे हैं, जिनमें सौर ऊर्जा भी शामिल है।
सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से मिलती है ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? जब, व्हेन दुनिया की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, द एनर्जी सोर्सेज इन द वर्ल्ड आर डिटेरियोरेटिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। धीरे धीरे के लिए क्या कहा मैंने? स्लोली एंड ग्रेजुअली। समाप्त हो रही है के लिए डिटेरियोरेटिंग, यानी कम हो रही है। तब के लिए मैं देन का यूज नहीं करूंगा क्योंकि पिछले क्लॉज में व्हेन का यूज ऑलरेडी हो रहा है। कई कारगर तरीके सोचे जा रहे हैं, मैनी इफेक्टिव वेज आर बीइंग थॉट ऑफ। किस चीज के तरीके? ऊर्जा को पैदा करने के, टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिनमें सौर ऊर्जा भी शामिल है। जब हम शामिल की बात करते हैं तो इंक्लूड वर्ड का यूज कर सकते हैं, दैट इंक्लूड सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। बोलने में ऐसे भी बोल सकता हूं, सोलर एनर्जी इज वन ऑफ देम। तो तरीका कोई भी हो सकता है, सेंटेंस का सेंस तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, सफलता पाने के लिए कोई एक तरीका कभी भी प्रभावशाली नहीं होता, बल्कि हमें हर तरीके को अपनाकर देखना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा है। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? पहले खुद बनाने का भी ट्राई करिए। सफलता पाने के लिए, टू अचीव सक्सेस, कोई एक तरीका कभी भी प्रभावशाली नहीं होता। नो पर्टिकुलर मेथड इज एवर इफेक्टिव, बल्कि इंस्टेड, बल्कि मतलब यहां पर क्या सेंस आ रहा है? बजाय इसके, एक तरीके के बजाय क्या होता है? हमें हर तरीके को अपनाकर देखना पड़ता है। तो यहां पर इंस्टेड का यूज करना ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि आप बट का भी यूज कर सकते हैं, रादर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है सेंटेंस? हमें हर तरीके को अपनाकर देखना पड़ता है। वी हैव टू टेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा है, यानी कि हमें एनालाइज करना पड़ता है, एंड एनालाइज विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर अस। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। टू अचीव सक्सेस, नो पर्टिकुलर मेथड इज एवर इफेक्टिव, इंस्टेड वी हैव टू टेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स एंड एनालाइज विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर अस। नेक्स्ट वर्ड, एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, निपुण, योग्य या दक्ष, जिसे हम एक्सपर्ट या स्किल्ड भी कह सकते हैं। काम न करने वाले कर्मचारी को कंपनी तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखाती है, और जो कुशल होते हैं उनकी प्रशंसा के साथ साथ ख्याल भी रखा जाता है कि उन्हें कोई परेशानी न हो। दोज हु डोंट वर्क, वो लोग जो काम नहीं करते, दोज हु डोंट वर्क आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी इमीडिएटली, रिमूव कर दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। जो लोग काम नहीं करते उन्हें कर दिया जाता है रिमूव, यानी कि हटा दिया जाता है, फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से, इमीडिएटली यानी तुरंत। और एंड जो कुशल होते हैं, यानी कि जो एफिशिएंट होते हैं, दोज हु आर एफिशिएंट, उनकी प्रशंसा की जाती है, आर अप्रिशिएटेड। और साथ ही साथ क्या किया जाता है? ख्याल भी रखा जाता है। एज वेल एज द कंपनी इंश्योर्स, कंपनी ये इंश्योर करती है, कंपनी इस बात का ध्यान रखती है, दैट कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। तो ये इस लंबे से सेंटेंस को बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है। तरीके बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई तरीका आपके दिमाग में आए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं सूरज से ये काम पूरा करने की उम्मीद करता हूं क्योंकि वो अपने कार्य में बहुत कुशल है और पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता है। मैं सूरज से उम्मीद करता हूं, आई एक्सपेक्ट सूरज, क्या करने की? टू गेट द वर्क डन, क्योंकि बिकॉज वो अपने कार्य में बहुत कुशल है, ही इज वेरी एफिशिएंट इन हिज वर्क, और एंड पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क विद अटमोस्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। EDIBLE, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। एग्जाम्पल देखिए, मैं जब विदेश घूमने स्पेन गया तो मुझे पता लगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम भारत में नहीं खाते, लेकिन वहां पर वो काफी जानी मानी खाने योग्य डिशेस हैं। जब, व्हेन, मैं गया, आई वेंट, विदेश घूमने, टू ट्रैवल अब्रॉड, स्पेन, किसी जगह का नाम ले रहे हैं, इन स्पेन। व्हेन आई वेंट टू ट्रैवल अब्रॉड इन स्पेन, तो मुझे पता लगा, तो के लिए देन का यूज तो नहीं करूंगा क्योंकि इससे पिछले क्लॉज में व्हेन का यूज ऑलरेडी हो रहा है। मुझे पता लगा, आई गॉट टू नो, गॉट टू नो की जगह केम टू नो भी कह सकता हूं, और केवल न्यू भी कह सकता हूं, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, कि दैट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी सच थिंग्स, जो, दैट
हम भारत में नहीं खाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वी डू नॉट ईट इन इंडिया। लेकिन बट वो जानी मानी खाने योग्य डिशेज हैं, दे आर पॉपुलर एडिबल डिशेज, वहां पर देयर। तो ये जो पूरा सेंटेंस मैंने बनाया कैसे बनाया, व्हेन आई वेंट टू ट्रेवल अब्रॉड इन स्पेन आई गॉट टू नो that there are so many such things that we don't eat in India, but they are popular edible dishes there. अच्छा, यहां पर जो there है, there की जगह पर over there भी कह सकता हूं, यानी कि there और over there दोनों में कोई फर्क नहीं होता। यहां तक कि जब बोलते हैं इंग्लिश तो over there का यूज आपने ज्यादा देखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जंगल में इतने सारे फल और पत्ते होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि खाने योग्य कौन से हैं और जहरीले कौन से हैं। खाने योग्य को जैसा मैंने आपको बताया एडिबल कहते हैं, और जहरीले जो होते हैं उन्हें पॉइजनस कहते हैं। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। इतने सारे फल और पत्ते होते हैं, केवल अगर इतना सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनेगा, देयर के साथ। देयर आर सो मैनी फ्लावर्स एंड लीव्स, कहां पर, जंगल में, इन द जंगल, कि दैट इंसान को पता ही नहीं चलता, यानी कि एक व्यक्ति फिगर आउट नहीं कर पाता है। अ पर्सन इज अनेबल टू फिगर आउट कौन से खाने योग्य हैं और कौन से जहरीले हैं, विच वंस आर एडिबल एंड विच वंस आर पॉइजनस। नेक्स्ट वर्ड एज, EDGE, यह है एज। ये हमेशा ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा फर्क होता है। जैसे हम कहते हैं AGE को एज, वैसे ही EDGE को एज। तो वो देखिए, पहला वाला है एज और दूसरा वाला क्या है, एज, ए। एग्जाम्पल, हाल ही में खबर आई थी कि एक लड़का फोटो खींचने के चक्कर में पहाड़ के किनारे पर खड़ा था और वहां से फिसलकर गिर गया और अपनी जान गंवा दी। हाल ही में खबर आई थी, हाल ही में मतलब रिसेंटली। रिसेंटली देयर वॉज न्यूज, किसके बारे में, एक लड़के के बारे में, रिगार्डिंग अ बॉय, जो क्या कर रहा था, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा था, ऑन द एज ऑफ, किनारे पर, किसके किनारे पर, एक पहाड़ के, द क्लिफ, क्या करते हुए खड़ा था वो, वाइल ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर, एक पिक्चर क्लिक करने का प्रयास करते हुए। फिर क्या हुआ, वो फिसल कर गिर गया, ही स्लिप्ड फ्रॉम देयर, और अपनी जान गंवा दी, एंड लॉस्ट हिज लाइफ। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, रिसेंटली देयर वाज न्यूज रिगार्डिंग अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द क्लिफ व्हाइल ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर, ही स्लिप्ड फ्रॉम देयर एंड लॉस्ट हिज लाइफ। नेक्स्ट एग्जांपल, जब हेमंत अपनी नाव चलाते समय बीच नदी में मगरमच्छ से घिर गया, उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह किनारे पर पहुंचकर भागने में सफल रहा तो वो बच जाएगा। जब हेमंत अपनी नाव चलाते समय मतलब चलाते हुए, ऐसे में वाइल का यूज करते हैं। वाइल हेमंत वॉज रोइंग हिज बोट, हुआ क्या फिर, वो बीच नदी में मगरमच्छ से घिर गया। तो एक मगरमच्छ से तो नहीं घिरा होगा, कई सारे मगरमच्छ होंगे। वो घिर गया, ही गॉट सराउंडेड, किससे घिर गया, बाय क्रोकोडाइल्स। बीच नदी में यानी नदी के बीच में, उसने ये सोचा, ही थॉट। यहां पर ये के लिए आप दिस या इट कहने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बताया गया है कि उसने क्या सोचा। की के लिए आप दैट कह देंगे। अगर वो किसी तरह, इफ समहाउ, वो किनारे पर पहुंचकर भागने में सफल रहा, ही कुड रीच द एज ऑफ द रिवर एंड रन, तो वो बच जाएगा, देन हिज लाइफ वुड बी सेव्ड। यहां पर आया गागेगी, गागेगी के अलावा विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा सोचा, ये उसका फ्यूचर का ऐसा एक्शन है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर भी उसने कह दिया, कंडीशनल है ना, इसलिए यहां पर मैंने वुड का यूज किया। ECLIPSE, एक्लिप्स, जिसका मतलब होता है ग्रहण। जैसे आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। एग्जाम्पल लेते हैं, वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों से चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा की हर एक गतिविधि के ऊपर एक पैनी नजर रखते हैं। वैज्ञानिक, द साइंटिस्ट्स, आधुनिक उपकरणों से यानी आधुनिक उपकरणों की मदद से, आधुनिक उपकरणों को यूज करते हुए
विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट इक्विपमेंट, या फिर यहां पर मैं विद द हेल्प ऑफ की जगह पे यूजिंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट दोनों तरीके से बोल सकता हूं। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं उपकरणों, एक से ज्यादा उपकरणों की बात हो रही है, तो इक्विपमेंट के साथ में एस लगाऊं? नहीं लगाएंगे। चाहे एक उपकरण हो चाहे एक से ज्यादा उपकरण हो, हमेशा इक्विपमेंट ही कहते हैं। पैनी नजर रखते हैं यानी कीप एन आई ऑन, गतिविधि के ऊपर। द मूवमेंट्स, किसकी गतिविधि? पृथ्वी और चंद्रमा की, ऑफ द अर्थ एंड मून। कब रखते हैं? चंद्र ग्रहण के दौरान, ड्यूरिंग द ल्यूनार एक्लिप्स। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना, लंबा सा है लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे तो सही से बना लेंगे। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान आसमान में देखने का एक अलग ही आनंद है, इतना सुंदर और भव्य सा लगता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान, ड्यूरिंग अ सोलर और ल्यूनार इक्लिप्स, आसमान में देखने का एक अलग ही आनंद है, यानी बहुत ही खूबसूरत होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू लुक एट द स्काई। इतना सुंदर और भव्य सा लगता है। सच अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड इट इज। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेटिक, ECSTATIC, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंद होना या बेशुमार खुशी होना। एग्जाम्पल, जब आखिरकार 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद साहिल की भारतीय सेना में नौकरी लगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी। जब आखिरकार 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद, when finally after 2 years of hard work, साहिल की भारतीय सेना में नौकरी लगी, यानी साहिल सिलेक्ट हो गया भारतीय सेना में। साहिल गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, ही गॉट वेरी एक्सटेटिक, और उसने मिठाइयां बांटी। एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, पूरे मोहल्ले में यानी नेबरहुड में, इन द नेबरहुड। जब हॉकी के मैच में भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया तब भारतीय समर्थकों ने स्टेडियम में उनका तालियां बजाकर सम्मान किया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इस पूरे सेंटेंस को आपको बनाना है। अगर आप ध्यान से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बना पाएंगे। जब हॉकी के मैच में, व्हेन इन द हॉकी मैच, भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। भारत ने हराया, इंडिया डिफीटेड। किसे हराया? इंग्लैंड को। इंग्लैंड बुरी तरह को बैडली कह सकते हैं, हार्शली भी कह सकते हैं। तब के लिए देन का यूज करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हेन का यूज पिछले क्लॉज में हो रहा है। भारतीय समर्थकों ने सम्मान किया, यानी कि इंडियन सपोर्टर्स अप्रिशिएटेड। सम्मान किया यानी अप्रिशिएट किया उनका, देम क्या करके? तालियां बजाकर, बाय अपलॉडिंग। स्टेडियम में, इन द स्टेडियम। और एंड, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुशी में थे। दे वर वेरी एक्सटेटिक। EARNEST, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। ऋतु अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है और वो खेल खेलने या टीवी देखने में अपना समय व्यर्थ नहीं करती है। ऋतु बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ऋतु इज प्रिटी अर्नेस्ट। यहां पर प्रिटी की जगह पर वेरी भी कह सकते हैं। ऋतु इज वेरी अर्नेस्ट अपने करियर को लेकर, यानी अपने करियर के बारे में, अबाउट हर करियर। और एंड, वो समय व्यर्थ नहीं करती है। शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम, क्या करने में? गेम खेलने में, प्लेइंग गेम्स, या और टीवी देखने में, वॉचिंग टीवी। है ना बिल्कुल क्लियर सेंटेंस। ऋतु इज प्रिटी अर्नेस्ट अबाउट हर करियर and she does not waste her time playing games or watching TV. Next example, सिद्धार्थ की तनख्वाह 1 लाख रुपए और वो अपना काम भी बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी से करता है। सिद्धार्थ की तनख्वाह 1 लाख रुपए, यानी उसकी सैलरी 1 लाख रुपए। सिद्धार्थ सैलरी इज 1 लाख रुपीज। और एंड, वो भी करता है, he even does, अपना काम, his job या his work, बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी से। इसे कैसे बोलें? वेरी अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली। नेक्स्ट वर्ड EATABLE, ईटेबल। ईटेबल मतलब होता है खाने योग्य, यह खाद्य पदार्थ जिसे खाया जा सकता है, खाया जाता है।
इसे आप इंग्लिश में एडिबल भी कहते हैं, EDIBLE, एडिबल। जो खाद्य पदार्थ पैकेट में या बंद डिब्बे में बाजार में मिलते हैं वे सबसे ज्यादा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। कैसे बोलें इसे इंग्लिश में? विच एवर, जो भी, पैकेज्ड यानी कि पैकेट्स में, एंड कैंड बंद डिब्बे में, ईटेबल्स खाद्य पदार्थ, विच एवर पैकेज्ड एंड कैंड ईटेबल्स बाजार में मिलते हैं, आर सोल्ड इन द मार्केट। यहां पर मैं सोल्ड की जगह पर अवेलेबल भी कह सकता हूं, आर अवेलेबल इन द मार्केट। वे सबसे ज्यादा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दे हार्म आवर हेल्थ टू द मोस्ट। आगे क्या है? जैसे कि सच एज चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले के समय में आदि मानव हर संभव खाद्य पदार्थ का सेवन करते थे जिसमें कच्चा मांस और पेड़ से टूटे फल भी होते थे। पहले के समय में, इन अर्लियर टाइम्स, आदि मानव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्ली मैन। आदि मानव सेवन करते थे, यानी आदि मानव कंज्यूम करते थे। अर्ली मैन कंज्यूम्ड हर संभव खाद्य पदार्थ का, यानी जो भी उन्हें मिल जाता था, ऑल पॉसिबल ईटेबल्स दैट दे कुड गेट, जिसमें कच्चा मांस भी होता था, इंक्लूडिंग रॉ मीट और पेड़ से टूटे फल, एंड फ्रूट्स फॉलन फ्रॉम द ट्री। है ना सेंटेंस इंटरेस्टिंग? इन अर्लियर टाइम्स अर्ली मैन कंज्यूम्ड ऑल पॉसिबल ईटेबल्स दैट दे कुड गेट, इंक्लूडिंग रॉ मीट एंड फ्रूट्स फॉलन फ्रॉम द ट्री। EAGER, ईगर। एग्जाम्पल, विवेक अपनी क्लास का सबसे होनहार छात्र है और साइंस की क्लास में पढ़ने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता है। विवेक अपनी क्लास का सबसे होनहार छात्र है। होनहार को हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। और एंड, वो बहुत उत्सुक रहता है, यानी वो बहुत ईगर रहता है। ही इज वेरी ईगर, पढ़ने के लिए, टू स्टडी साइंस की क्लास में, इन द साइंस क्लास। यहां पर जब मैंने कहा सबसे होनहार, सबसे यानी सबसे ज्यादा, द मोस्ट, हमेशा ध्यान रखिए मोस्ट ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आपको द का यूज करना ही होगा। जब मुझे पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने स्वीडन में अप्लाई किया था वहां मेरा दाखिला हो गया है, तो मेरी उत्सुकता का ठिकाना नहीं था। जब, व्हेन, मुझे पता चला, यानी आई न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू का यूज कर लो, या फिर आप कह सकते हैं आई केम टू नो, या कह सकते हैं आई गॉट टू नो। तो नो, कम टू नो, गेट टू नो, ये तीनों जो हैं इनका मतलब क्या है? पता चलना। स्वीडन में जिस यूनिवर्सिटी के लिए, फॉर द यूनिवर्सिटी इन स्वीडन, मैंने अप्लाई किया था, आई हैड अप्लाइड, वहां मेरा दाखिला हो गया है, यानी उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। दे हैव एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। एक्सेप्टेड की जगह पे सिलेक्टेड भी कह सकते हैं। तो मेरी उत्सुकता का ठिकाना नहीं था। यहां पर तो के लिए मैं देन का यूज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो पहला क्लॉज है उसमें व्हेन आ रहा है, तो जब पहले क्लॉज में व्हेन आया तो दूसरे क्लॉज में हम देन का यूज नहीं करते हैं। मेरी उत्सुकता का ठिकाना नहीं था, यानी कि मैं बहुत उत्सुक हो गया इस बारे में। आई बिकेम वेरी ईगर अबाउट इट। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बन गया? When I knew that for the university in Sweden I had applied, they have accepted my application, I became very eager about it. Next word, earthly, EARTHLY, जिसका मतलब होता है सांसारिक, जिसे हम वर्ल्डली भी कहते हैं। जीवन में बहुत सी सांसारिक चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन सबसे अनमोल हमारे दोस्त और हमारा परिवार होता है। बहुत सी सांसारिक चीजें हैं, इसे कैसे बोलेंगे? देयर आर सो मैनी अर्थली थिंग्स, जीवन में, इन लाइफ, जो आकर्षित करती हैं, दैट अट्रैक्ट अस, अपनी तरफ, टुवर्ड्स देमसेल्व्स। लेकिन बट सबसे अनमोल होता है, द मोस्ट प्राइसलेस आर। यहां पर मैंने आर का यूज क्यों किया? क्योंकि मैंने दो चीजें बताई, हमारे दोस्त और हमारा परिवार, आर फ्रेंड्स एंड आर फैमिली।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग संसार का त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं वो अक्सर सांसारिक चीजों की मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? दोज पीपल, वो लोग हु, जो क्विट द वर्ल्ड यानी दुनिया को त्याग देते हैं, एंड बिकम हर्मिट और बन जाते हैं सन्यासी, वो अक्सर दे यूजुअली सांसारिक चीजों की मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। दे यूजुअली सेक्रीफाइस ऑल द अर्थली थिंग्स एंड राइज अबव इट, और राइज कर जाते हैं, राइज मतलब उठ जाते हैं, अबव दैट, उससे ऊपर। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे जिनकी शुरुआत ई से होती है। कुछ वर्ड्स आपको पहले से आते होंगे और कुछ वर्ड्स आपके लिए नए रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।